सो हाय एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कॉमर्स एंड बियॉन्ड चैनल। इसमें हम ये वीडियो उन बच्चों के लिए रिलेवेंट रहेगा जो अभी क्लास 12 की सीबीएसई एग्जाम्स बोर्ड में देने वाले हैं। तो इस पर अपन बात करने वाले हैं कि आप प्रिपरेशन कैसे करोगे। तो सबसे पहले एक बार अपन नज़र डालते हैं कि आपका जो टाइम टेबल है वो क्या बोल रहा है आपको। टाइम टेबल की एनालिसिस करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसके बेसिस पे आप स्ट्रैटेजी बना पाओगे कि आपको प्रोसीड कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार टाइम टेबल पे नज़र डालते हैं। तो इंग्लिश पेपर फर्स्ट आपका 24 फरवरी को है। मैथ्स पेपर 11 मार्च को रहेगा। फिर पीई 13 मार्च, 2 दिन का गैप हो गया। फिर इकोनॉमिक्स 17 बीएसटी 25 को रहेगा। और अकाउंटेंसी 31 मार्च को रहने वाला है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले तो आप गैप्स देख लीजिए कि हर पेपर के बीच में गैप्स कितना है। बाजू में मैंने देखे रखा हुआ है। देखिए, अगर आप इंग्लिश के बाद देखेंगे तो 14 डेज़ का गैप है मैथ्स में। और जो बच्चों ने ऑप्ट किया है पी के लिए, तो उसका इंग्लिश से लेके यहाँ तक का 16 डेज़ का गैप रहेगा। नेक्स्ट, फिर पी से लेके इकोनॉमिक्स का 3 डेज़ का गैप है, जो कि इकोनॉमिक्स पेपर के हिसाब से बहुत कम रहेगा। नेक्स्ट, उसके बाद रहेगा 7 डेज। 7 डेज में आप बीएसटी आराम से पढ़ सकते हो। बीएसटी के बाद आपके पास 5 डेज है अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए। हाँ, आराम से मैनेज हो सकता है। सबसे कम गैप आपको मिला हुआ है किसमें? आपको इकोनॉमिक्स में 3 डेज मिला हुआ है। तो अब इसकी प्लानिंग कैसे करनी है नंबर ऑफ डेज की, उसकी बात कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 16 डेज यहाँ पे अगर पी के लिए मिल रहा है तो आप उसको पी में यूटिलाइज करें। इससे अच्छा क्या रहेगा कि आप अपने टाइम टेबल को एक टाइमलाइन में बांटो। आपके पास जो 16 डेज है यहाँ पे, अब अगर एनालाइज करो तो अपने पास कितने नंबर ऑफ डेज बच रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पे 16 डेज बच रहे हैं जिस बच्चे ने पी लेके रखा है, और बाकी जो मैथ्स वाला बच्चा है उसके लिए 14 डेज बच रहे हैं। ठीक, मैथ्स से पी के बीच में 2 दिन, लेकिन उसका कोई रेलेवेंस नहीं होगी। जिसने मैथ्स लिया उसने पी नहीं लिया होगा, एक्सेट्रा। तो पीई से लेके इको के बीच में कितने दिन बचेंगे? 3 डेज। फिर यहाँ पे 7 डेज और यहाँ पे 5 डेज सिमिलरली। तो यहाँ पे जो अपने को नंबर ऑफ डेज अवेलेबल है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग कहाँ पे रहेगा? हमको यहाँ पे इको के लिए सिर्फ 3 डेज मिल रहे हैं। एंड इको इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके अंदर मैक्रो माइक्रो सब कुछ आपको पढ़ना रहता है। तो देयरफॉर आप 3 डेज में डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। हमको स्ट्रेटेजिकली क्या करना है, हमारे पास जो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज अवेलेबल है 16 या 14, जैसा भी आप समझ के चलिए। तो इस केस में आपको क्या करना है, आप मान के चलो कि आपका जो पी का पेपर है वो तो एटलीस्ट 4 डेज में हो सकता है। और मैं मान के चलता हूँ कि मैथ का पेपर भी आप 5 to 6 डेज में निकाल लोगे। ठीक है, तो 4 या 5 to 6 डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वाला सब्जेक्ट ऑप्शनल वाले में लिया है। बट मेजर बच्चे जो हैं वो अपना पी लिख के चलते हैं, तो उनका मैं बोलता हूँ कि चलो उनके पास 4 दिन में आपको पी आराम से हो जाएगा। तो बचे 12 दिन। 12 दिन को आप स्ट्रेटेजिकली ऐसा अलाइन कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या लेवल है प्रिपरेशन का बाकी सब्जेक्ट को लेके। तो आपने जैसे 12 डेज एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो या तो आप इक्वल दे दो, 4 डेज दे दो तीनों सब्जेक्ट को। तो उस टाइप की आपको कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, या तो जो सब्जेक्ट आपका वीक रहेगा उसको ज़्यादा टाइम दे दो, वैसा करके कुछ आपको तो खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सपोज से 4 और 4 तीनों सब्जेक्ट जो इको बीएसटी और अकाउंट, तीनों को आप दे सकते हो। और बचे हुए 4 डेज आप कहाँ लगाओगे? अपने पी के प्रिपरेशन में लगाओगे, तो भी आपका काम बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बना के चलनी है सब्जेक्ट को लेके। नेक्स्ट, बेसिक्स। अब सारे बच्चों को क्या है, सारे सब्जेक्ट के लिए कुछ बेसिक्स चीज़ें अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी प्रिपरेशन करने के पहले। ठीक है, अब अपन एकदम एंड स्टेज पे आ चुके हैं। तो एंड स्टेज पे सबसे पहले देखो, आपको ना अपना सिलेबस जानना जरूरी है। जिस बच्चे ने अभी तक ढंग से प्रिपरेशन चालू नहीं की, बेटा आप ना सबसे पहले अपना सिलेबस जान लो कि हर सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है। और मार्क्स वाइज आप देख लीजिए, और ये डिसाइड कर लीजिए कि फाइनल रिसोर्स कौन सा रहेगा, फाइनल वो कौन सी बुक है जिससे आप पढ़ने वाले हो। ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि लास्ट में ये बुक से भी पढ़ रहे हो, वो बुक से भी पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका अकाउंटेंसी में रहता है टीएस ग्रेवाल भी है, एपीसी की भी है, तो आप दोनों में से पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको पहले अपना मटेरियल सेट करना पड़ेगा कि हाँ यार मैं इससे पढ़ूंगा। फिर फर्स्ट रिवीजन के बाद आपके पास एक रिवीजन की समरी होनी चाहिए। आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो किसी दोस्त से आप बोरो कर सकते हो। ठीक, ये सब चीज़ें पहले आप जान लीजिए। उसके बाद आप एनालाइज करिए कि आपके पास कितने दिन बचे हैं। अपना एनवायरनमेंट को नेक्स्ट आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने का मतलब आपको पूरा ही स्टडी के एनवायरनमेंट में रहना है। मतलब क्या रहेगा, आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में रहना है। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी आपका दोस्त अगर आपको फ़ोन करता है कि भाई चल यहाँ घूम के आते हैं, ये वो मार के आते हैं और चाय वाय पी के आते हैं, वो सब अवॉइड करिए। घर वाले बोल रहे हैं घर पे झगड़ा हो रहा है, या आपको राशन पानी लेना है, सब कुछ अवॉइड कर रही है। और सोली आपका फोकस अपनी पढ़ाई पर रहना चाहिए। क्योंकि 12th के जो मार्क्स रहेंगे ना बेटा, वो आपको हर जगह पूछे जाएंगे। और आपको चाहे आज तक रिजल्ट मैटर करता हो या ना मैटर करता हो, बट आपको 12th का रिजल्ट डेफिनेटली मैटर करेगा। उससे आपके कॉलेज के एडमिशन डिपेंड करेंगे और बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। देयरफॉर आपको
पूरा ही डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट रहना है, दोस्तों से थोड़ा अलर्ट रहिएगा, मोबाइल से दूर रहिए। पता ही है ना कि आपको मोबाइल से दूर रहना है। जितने भी वो घटिया ऐप्स है जो आपके एनर्जी सक कर लेते हैं, आपको जैसे मान लो 2-3 घंटा आपने उसको देख लिया, कोई खास फायदा नहीं हो रहा है बट मज़ा आ रहा था, तो वो डोपामिन मिल रहा है आपको फालतू का। तो वो सब चीज़ों से आप थोड़ा दूर रहिए जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, पढ़ाई में ही पूरा 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 फोकस। ठीक है ना यार, आप क्या कर लेना, जब एग्जाम खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर इंस्टॉल करना ना, वही चीज़ें आ जाएंगी, क्या मतलब मर नहीं जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट, फैमिली डिस्टर्बेंस से दूर रहिए। भाई बहन झगड़ रहे हैं, मम्मी पापा कोई भी झगड़ रहा हो, कुछ राशन पानी रहा, सबसे दूर रहिए। अपना एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल से स्टिक रहिए, प्रॉपर से रेस्ट करिए। एग्जाम्पल, आपको अपना सेल्फ सेंटर्ड रहना है। अभी एग्जाम के समय अगर आप सेल्फिश होते हो तो वो जेन्युइन है, वो आपका धर्म है। अभी सेल्फिश होना धर्म है। अगर आप सेल्फिश नहीं होगे तो दूसरा आपको खेल के सेल्फिश होके खुद अपना काम निकलवा के चले जाएगा और आप अपनी स्थिति करा रहे होगे। तो बेटर है कि उन चीज़ों से आप दूर रहें। ठीक। अगला मेरा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, तो उसके बारे में एक बार मैं डिटेल में बात करना चाहूँगा। तो चलिए समझते रहेंगे। तो 4 यूनिट अकाउंटेंसी के अंदर उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पहले समझ लीजिएगा आप कि क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहता है, फिर आपका चेंज इन पीएसआर। अब जो चीज़ आप चेंज इन पीएसआर में सीखते हो, ठीक है, वही सारे स्टेप्स रिपीट होते हैं एडमिशन के केस में, दैट रिटायरमेंट के केस में और डिसोल्यूशन के केस में। अगर आपने इंट्रो और चेंज इन पीएसआर सीख लिया है तो वही नॉलेज आपकी एडमिशन, और एडमिशन सीख लोगे तो उसका जस्ट उल्टा डेट और रिटायरमेंट है, तो वहाँ काम आता है। डिसोल्यूशन में क्या करते हैं, पहले हम एक अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पे सारे एसेट्स लाइबिलिटी को लाएंगे, फिर बेच के पैसा लेंगे, फिर लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे, फिर पार्टनर्स को पे ऑफ करके पूरी बुक्स को हम डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय, आई रिपीट, हम पूरी बुक्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इनको सीखना चाहिए। नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के अंदर 2 चैप्टर रहते हैं। एक आपका इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स ढंग से सीख लिया तो वो सेम टू सेम एंट्री इशू ऑफ डिबेंचर्स पे आती है। ठीक है, टेक्निकली वो दोनों चीज़ें थोड़ी सी सिमिलर, थोड़ी सी अलग रहेंगी, बट अकाउंटिंग वाइज ऑलमोस्ट सिमिलर, खाली नाम आपको चेंज करना रहेगा। और हाँ, डिबेंचर के अंदर एक है इशू और दूसरा होता है रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ लोन, वहाँ पे थोड़ा सा आपको पिक्यूलर रहना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियो और आपकी कंपनीज की बैलेंस शीट। एंड नेक्स्ट इज कैश फ्लो। ये दोनों आपके बोनस टॉपिक है। बोनस टॉपिक मतलब मेहनत कम और मार्क्स ज़्यादा, और फिक्स इनके क्वेश्चन आते हैं, मेहनत कम और मार्क्स ज़्यादा। ठीक, तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है एक रेशियो एनालिसिस। ठीक है, आपको टफ लगता होगा लेकिन आप शांत दिमाग से बैठोगे ना, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है ये रेशियो वाला। आपको दिक्कत कहाँ होती है, मिसिंग फिगर वाले कॉन्सेप्ट में ज़्यादा दिक्कत होती होगी, जहाँ पे वो बैलेंस शीट बना के आपको निकालना चाहिए, जो कि आप करते नहीं हो, रट्टा मारते हो, उससे आपका नहीं होता। बट हम कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आगे अपन लेके आएंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि रेशियो को कैसे करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, उसके आइटम्स के बेसिक क्वेश्चन हमेशा ही आएंगे। अच्छी बात है ये, थोड़ा समय दोगे, 1-2 घंटा, इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए। लास्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो भी इंसान डरता है ना, छोटा सा हिसाब है पैसे का, क्या पैसा आया और क्या पैसा गया, उसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। ऑपरेशनल एक्टिविटी, दूसरा आपकी फाइनेंसिंग और तीसरा इन्वेस्टिंग। 3 एक्टिविटीज में अपने को स्प्लिट करके बताना कि इन 3 कैटेगरी के अंदर क्या आया है, पैसा इन और पैसा आउट। बेसिकली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, पूरा फ्लो ऑफ कैश। इसका आपका फिक्स्ड क्वेश्चन है भाई, फिक्स्ड क्वेश्चन, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर उसमें आप कहाँ दिक्कत करते हो, एक आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में दिक्कत होती है और आपको एक डेप्रिसिएशन की वर्किंग में दिक्कत होती है। डेप्रिसिएशन का मोस्टली प्रोविजन मेथड में आपको और दिक्कत होती है। ये 3 एडजस्टमेंट अगर आप कॉन्सेप्चुअली सीख जाते हो, हमारे पास भी वीडियोस हम लॉन्च करेंगे 2-3 दिन में, तो उसमें आप जो सीख जाओगे ना, तो उतने एडजस्टमेंट के बाद आपका वो चीज़ें पूरा ईजी होने वाला है। और जिसको भी अगर पहले पढ़ाई कर रहा होगा तो बेटा तू जो डेप्रिसिएशन है ना, वो तो पहले सीख ले। क्लास 11 का जो प्रोविजन वाला 5 मिनट देगा ना, उसमें तुम्हारा कैश फ्लो में आपको दिक्कत वहीं पर रहती है। तो एग्जैक्टली वो पॉइंट्स को पकड़िए जहाँ पे मेजर दिक्कत होती है, उसको रगड़ लीजिए। बाकी स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, आपने क्लास भी ली है, आपने आपकी हाफ ईयरली भी हुई थी, सब कुछ हुआ था उसमें, आपने कुछ तो भी पढ़ा होगा। तो बेहतरीन प्रिपेयर करें इन स्टेप्स को फॉलो करके। और अगर आपको कोई भी डाउट हो और आगे हमारे जो नोट्स वगैरह आएंगे, उसके लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहाँ पे या तो आप डाउट पोस्ट कर सकते हो, और हम जो रेगुलर अभी नोट्स पोस्ट करेंगे वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो कृपया करके अपने बेनिफिट के लिए उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको इस चैनल से भी वैल्यू मिल रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक को कर लीजिएगा। अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो किसी आपके दोस्त को अगर वैल्यू मिल सकती है इस चैनल से तो प्लीज़ उनको शेयर करिए। इंस्टाग्राम सब चीज़ का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए बेस्ट से प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम में फोड़ के आएंगे। चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर।